इसके बाद आता है नेक्स्ट असेसी की डेफिनेशन, कि असेसी की डेफिनेशन क्या होती है। असेसी की जो डेफिनेशन बेसिकली दी गई है, वो असेसी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में जो है वो असेसी की डेफिनेशन दी हुई है। अभी तक हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, उसमें डेफिनेशन दी हुई है किसकी, असेसमेंट ईयर की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, इसमें डेफिनेशन दी हुई है किसकी, असेसी की। एक और सेक्शन है आगे आएगा सेक्शन 4, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक चार्जिंग सेक्शन, बेसिक चार्जिंग सेक्शन, इनकम टैक्स का बेसिक चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं सेक्शन 4 को, ठीक है। और असेसी की जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। हु इज द असेसी, असेसी कौन है। सिंपल भाषा में अगर अपन बोले तो असेसी वो पर्सन होता है जिसके ऊपर टैक्स चुकाने की लायबिलिटी होती है, बस, ठीक है। अब टैक्स चुकाने की जो लायबिलिटी होती है वो किस किस के ऊपर होती है, यानी जिसने इनकम कमाई है, या वो पर्सन जिसने इनकम तो नहीं कमाई लेकिन उसको हम लॉ के द्वारा उसको डीम्ड कर लेंगे, मान लेंगे कि आपने ही ये इनकम कमाई है। वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला अगर मैं एसएससी की डेफिनेशन की बात करूं तो मींस एनी पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम। कोई जरूरी नहीं है कि आप टैक्स चुकाने के लिए ये असेसी वर्ड यूज किया जाए, नहीं। आपके ऊपर पेनल्टी आ रही है तो भी आप असेसी हो, आपके ऊपर पेनल्टी आ रही है या आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी आ रही है, इंटरेस्ट चुकाने की लाइबिलिटी आ रही है, तो भी आप क्या हो, असेसी हो। तो ध्यान रखना इस वर्ड का, कि जो भी पर्सन जो आप टैक्स चुका रहे हो किसी भी तरह का, या एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब ये डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव। ये डेफिनेशन मेरी क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें क्या है, दो पॉइंट है। एक तो every person in respect to whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or of income of any other person in respect of whom he is assessable। ये मैंने ऐसे कैसे लॉ की लैंग्वेज लिखी है, बट आप ये मान के चले कि वो पर्सन जो इनकम कमा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, असेसी। नेक्स्ट आता है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी में क्या होता है कि आप असेसी नहीं हो लेकिन आपको मान लिया जाएगा। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जैसे आप ट्रस्टी है, ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट इज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड देयरफॉर डीम्ड टू बी एन असेसी। जो ट्रस्टी जो होते हैं उसको ट्रस्ट की जगह, ट्रस्ट तो है ही, उसको हम क्या मान लेते हैं कि आप उस ट्रस्ट को इनको चला रहे हो, उस ट्रस्ट को प्रोसेस कर रहे हो, तो हम उनकी जगह जो है आपको क्या नाम से असेसी मान लेंगे। जब ट्रस्टी की इनकम काउंट, ट्रस्ट की इनकम काउंट करेंगे तो ट्रस्टी की भी इनकम को देखा जाएगा कि ट्रस्टी की जो इनकम है वो कितनी है, उससे इनकम कितनी मिल रही है या क्या बेनिफिट उससे उठाए जा रहे हैं। अगला आता है असेसी इन डिफॉल्ट, यानी आप डिफॉल्ट में जो है वो असेसी मान लिए जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि असेसी इन डिफॉल्ट किसको कहते हैं। डीम्ड असेसी में एक और पॉइंट आता है माइनर, यानी आपकी कोई इनकम, अगर आपका बेटा जो 18 साल से कम का है, या उसको कोई मैं ये कहूँ कि उसने कोई ऐसी कंपटीशन जीता या कोई प्राइज जीता, 5 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का कोई प्राइज जीता, तो इनकम टैक्स कहता है, भारत का लोग कहता है कि भैया किसी भी माइनर के ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो इनकम टैक्स कहता है भैया माइनर के ऊपर नहीं लगा सकते तो फिर हमें कौन टैक्स देगा, तो बोले कि इसके पेरेंट्स देंगे। और अगर मान लो पेरेंट्स नहीं है तो फिर कौन देगा, पेरेंट्स भी मान लो खत्म हो गए उसके, तो उसके गार्जियन देंगे जो उसको संभालता है, जो उसकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है, वो पर्सन, उसको हम क्या मान लेंगे, असेसी मान लेंगे, डीम्ड कर लेंगे, मान लेंगे अपन। तो माइनर के केस में, माइनर के केस में पेरेंट्स को हम क्या मानेंगे, असेसी मान लेंगे, ठीक है। और अगर कोई अनसाउंड माइंड का आदमी है, अनसाउंड मतलब पागल आदमी है, ठीक है। मान लो मैं ये कहूँ कि साहब कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा इनकम कमाता है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो क्या हुआ कि पागल हो गया, कुछ बीमारी की वजह से हो गया या किसी और कोई रीजन, उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो पागल हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ठीक है ये अनसाउंड है कोई बात नहीं, बट हमारा टैक्स कौन देगा इसकी इनकम पर। तो लॉ कहता है कि अगर अनसाउंड माइंड है तो इस पर्सन को संभाल कौन रहा है, इस पर्सन को देखभाल कौन कर रहा है, इसकी केयर टेक कौन कर रहा है, वो पर्सन जो है उसका असेसी माना जाएगा, डीम्ड असेसी हो जाएगा, जो इसकी केयर टेक कर रहा है, देखभाल कर रहा है, ठीक है। असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट में क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करते टाइम पे, ये एम्प्लॉय की सैलरी पे करते टाइम पे आप टीडीएस जरूर काट लें।
टीडीएस जरूर काट ले अगर वो हमारी लिमिट से ऊपर जा रहा है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर जा रहा है। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, टीडीएस काटने की। अब क्या हुआ कि गलती से एम्प्लॉयर ने वो टीडीएस नहीं काटा, तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि भैया एम्प्लॉय की गलती नहीं है, ये गलती तो आपकी थी, आपने इसका टैक्स नहीं काटा, तो अब हम जो टैक्स की रिकवरी करेंगे वो आपसे करेंगे, एम्प्लॉयर से करेंगे। तो एम्प्लॉयर असेसी उस एम्प्लॉय के लिए असेसी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपने गलती की, आपने टैक्स के प्रोविजंस का आपने क्या नाम से समझा नहीं, आपने टैक्स के प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं की, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लेंगे कि गलती से आपने इसका टीडीएस नहीं काटा, तो अब आप इसकी जगह आप इसका टैक्स बियर करोगे, दैट इज कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी के डेफिनेशन में क्या हो गया, जो पर्सन जिसकी इनकम है वो जो खुद चुका रहा है, दूसरा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव असेसी या डीम्ड असेसी, ठीक है, तीसरा हो जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारा आता है सेक्शन 4, जो मैं भी बता रहा था, बेसिक चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, बेसिक चार्जिंग सेक्शन जो है वो क्या कहता है, बेसिक चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि भैया जिस जो इनकम टैक्स लगाया जाएगा वो किसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाएगा, प्रीवियस ईयर में जो कमाया है उसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, कब, असेसमेंट ईयर में कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले बात तो बात आती है कि हमने जो सेक्शन है वापस से एक रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि सेक्शन को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी बार आप जब पढ़ो तो सेक्शन को जरूर रिवाइज करना। मैंने सबसे पहले पढ़ाया सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ये पढ़ा हमने किसके लिए, असेसमेंट ईयर के, क्लास में याद हो जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 हमने पढ़ा किसके लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 पढ़ा हमने किसके लिए, असेसी की डेफिनेशन के लिए पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 4, ओनली सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो होता है वो इनकम टैक्स का क्या होता है, बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, या चार्ज ऑफ इनकम टैक्स होता है, इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बेसिक चार्जिंग सेक्शन। ये क्या कहता है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम अर्न इन ए ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, अर्नड इन ए ईयर, इसको तो क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, जिस साल में इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इज इट टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, जिस साल में टैक्सेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। दिस इज नॉन एज प्रीवियस ईयर रूल, इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर का रूल भी बोलते हैं, या गोल्डन रूल ऑफ द इनकम टैक्स भी बोलते हैं, या जनरल रूल भी बोलते हैं। जनरल रूल क्या कहता है कि आपने जो प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो असेसमेंट ईयर में क्या की जाएगी, असेस की जाएगी। ये इस ये इसके एक एक्सेप्शंस है, ये जो 5 है ये इसके एक्सेप्शंस है, अपवाद है। अपवाद मतलब हमने जनरल रूल क्या पढ़ा, हमने जनरल रूल ये पढ़ा कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसके ऊपर टैक्स कब लगेगा, असेसमेंट ईयर में लगेगा। तो कौन सी ऐसी इनकम है जिसका प्रीवियस ईयर में आप कमाओगे और प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट बंदे का भैया शिपिंग बिजनेस है, तो उसको उसी साल जितनी भी शिपिंग से या जो शिप से जो उसने इनकम कमाया उस पर 7.5% ऑफ फ्रेट उसी साल आपको टैक्स चुका के जाना पड़ेगा, जिस साल आपने ये इनकम कमाई है। पर्सन लिविंग इंडिया, जो बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है उससे गवर्नमेंट कहती है कि भैया तू जा रहा है परमानेंट कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो भी इस साल में आपने जो भी इनकम कमाई है उसके पहले ऊपर उसका टैक्स चुका के जाइए। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया था, पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया था, वो पर्पज आपका पूरा हो गया है, तो जैसे ही वो पर्पज पूरा हो गया है अब आपका ये बंद होने वाला है, तो इसलिए आपने जो भी इसमें इस साल जो इनकम कमाई है उस पर आप इस साल क्या कर दीजिए, टैक्स दे दीजिए। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो इसीलिए ट्रांसफर की कि आप उसका टैक्स बचाना चाहते हैं, आपका मोटिव जो है टैक्स बचाने का है, तो जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसी साल आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपने कोई बिजनेस चालू किया और उसी साल आपने बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया, अब आपको उसको फ्यूचर में उसको चलाने का कोई इरादा नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है आपने जो भी इस पे इनकम पे टैक्स कमाया है, इनकम कमाई है उसके ऊपर आप क्या दीजिए, टैक्स दीजिए। तो हमारा जो इनकम टैक्स का जनरल रूल है वो तो कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन 5 ऐसे केस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा। पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जहां पर 7.5% है फ्रेट का, यानी जो भी आप भाड़ा ले रहे हो, फ्रेट ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो इंडिया में, उनका 7.5% आप टैक्स देके जाइए। किसके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, ध्यान रखना यहाँ वर्ड क्या है, नॉन रेजिडेंट। पर्सन लिविंग, अब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आगे अपन समझेंगे।
इंडिया छोड़ के अगर कोई बंदा जा रहा है उसके लिए भी एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आपने किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया था और वो पर्पज पूरा हो गया है, या आप कोई भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहे हो उसमें आपको टैक्स बचाने का मोटिव है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया और वो बंद हो गया है तो जिस साल आपने जितना भी उस पर इनकम कमाया है उन सब पे आप क्या कर दीजिए, टैक्स पेमेंट कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये मेरा कहता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 4 हमारे को ये बात बताता है। इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। It is charged on every person as defined in section under section 2 subsection 31। क्या होता है कि जो भी आपने पर्सन डिफाइन किया है उन सब पे ये इनकम टैक्स लगता है। इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। आगे हम बढ़ेंगे कि टोटल इनकम किसको कहते हैं। टोटल इनकम इज अराइव्ड एट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल्स दिए हुए हैं उसमें बताए हुए प्रोविजंस के अनुसार जो है वो इनकम टैक्स टोटल इनकम की कैलकुलेशन अपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। जो रेट है वो कौन सी लगेगी, जो फाइनेंस एक्ट में बता रखी है। इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस वेयर इट इज सो डिडक्शन और पेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो भी टीडीएस कटेगा या एडवांस टैक्स होगा जो प्रोविजन बता रखा है। इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑन 1 अप्रैल ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर शैल अप्लाई फॉर असेसमेंट ऑफ दैट ईयर। यानी आपका जो भी अमेंडमेंट होगा वो उस साल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जो इनकम फाइनेंस एक्ट में कवर कर रखा है। चलिए जी, इसके बाद आता है हमारा अगला अगला स्टेप्स आता है एक्सेप्शंस टू चार्जिंग सेक्शन। एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन, अभी जो अपन ने पढ़ा था कि जनरल रूल जो होता है उस पे क्या क्या अपवाद है। एक मिनट, ऐसे तो अपन ने इसको डिस्कस कर लिया था लेकिन मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट, इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी आपका फ्रेट है, पेड है या पेबल है, जो भी आपने कमाया है, भाड़ा जो कमाया है इंडिया में, उसके ऊपर 7.5% आपकी इनकम मानी जाएगी। ध्यान रखना, 7.5% आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट, पहली बात तो नॉन रेजिडेंट बंदे से ये प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी आएगी कि प्रीवियस ईयर में कमाया है, प्रीवियस ईयर में ही आपको चुकाना है। दूसरा, जो पर्सन लिविंग इन इंडिया है, छोड़ के जा रहा है, या एसोसिएशन बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसी इवेंट या पर्पज के लिए बनाया है तो उनके लिए ये है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा स्पेशल बात नहीं है, बस इसका रेट है शिपिंग बिजनेस का वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसके सेक्शंस को हम जरूर रिवाइज करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा सेक्शन उसको फटाफट से वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ये किसको डिफाइन करता है, असेसी को। किसको डिफाइन करता है, असेसी को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ये किसको डिफाइन करता है, पर्सन को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ये किसको डिफाइन करता है, असेसमेंट ईयर को। किसको डिफाइन करता है, असेसमेंट ईयर को। ठीक है, सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 क्या होता है, बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है। बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है। चलिए, ये हमने अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़े जिसको मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूँ। अब आता है अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम कि ऐसे इनकम टैक्स में अपन को पता है कि आपने एक रूल है अपना मेन कि इनकम टैक्स में चाहे इनकम लीगल हो चाहे इलीगल हो, दोनों तरह की इनकम टैक्सेबल है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने किस सोर्स से कमाया इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हम आपको पेनल्टी अगर ऐसा नहीं करेंगे कि आपने ये क्यों कमाया कैसे किया, आप तो हमें उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड जो टैक्स बनता है वो दे दीजिए। ठीक है, तो आपने अगर ऐसी कोई इनकम है, इलीगल भी है, और उसके ऊपर आपने अगर कोई टैक्स इनकम कमाई है तो आप हमें उसको बता दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग क्या होते हैं कि टैक्स को छुपाते हैं, इनकम को छुपाते हैं, बताते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अनडिस्क्लोज जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हायर रेट से टैक्स लगाएंगे। ठीक है,
तो पहला तो हम सेक्शन को समझते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 68, सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट को लिखा हुआ है कि कैश क्रेडिट आपके अकाउंट में अगर किसी भी तरह का कोई कैश क्रेडिट हुआ है जिसके बारे में आपने गवर्नमेंट को बताया नहीं है, तो वो हम आपकी इनकम को मान लेंगे और इनकम को मान करके हम उसका क्या कर देंगे, टैक्सेबल क्लियर कर देंगे। दूसरा आता है सेक्शन 68 के बाद में आता है सेक्शन 69। ये कहता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आप टैक्स अथॉरिटीज को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो उनको कि ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया ये कहां से किया, ये पैसा मेरे पास में कहां से आया। ठीक है, उसके बाद में आता है सेक्शन 69A। 69A का किसकी आता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके पास में कोई मनी है और उसका आपके पास में इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सेटिस्फाई करने का एक प्रॉपर रीजन नहीं है, तो उसके लिए होता है अनएक्सप्लेन्ड मनी के रूप में आपकी वो इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 69A में। 69B किसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, कुछ इन्वेस्टमेंट था, मान लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसमें से 60 करोड़ आपने बता दिए और 40 करोड़ का जो है आपने छुपा लिया, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने फुली रूप से डिस्क्लोज नहीं किए हैं वो आता है सेक्शन 69B में। 69C ये इंपॉर्टेंट है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई खर्चा किया, गवर्नमेंट ये पूछ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कि भैया इस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास में पैसा कहां से आया, ये तो बताओ, आपने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आप इतना अच्छा एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज जैसे मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है और अगर वो बाहर घूमने के लिए भी जा रहा है तो पहले बताना पड़ता है, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं वहां इस जगह पे घूमने जा रहा हूँ और इतनी जो इनकम है मैं वहां पे खर्च करूंगा, या एक प्रोबेबल जो डेटा होता है वो बताना पड़ता है ताकि आपके पास में रहे कि भाई डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए एम्प्लॉयर के पास में, तो भाई इतना पैसा हम वहां खर्च करने जाए, कोई ऐसा तो नहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। इसके बाद में आता है सेक्शन 69D, ये होता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। ठीक है, यानी आपने कोई पैसा उधार लिया और उसका आपके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसे कहते हैं सेक्शन 69D में अमाउंट बोरोड रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी क्या होता है, हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक एज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की तरह। तो बात क्या है कि बात तो पहला तो उसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सेक्शन 69C और सेक्शन 69C हो गया और 69A हो गया। तो इसको कैसे याद करें, ठीक है, कैश क्रेडिट आप हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले हमारे अकाउंट पे पैसा आया तो सेक्शन 68 उससे शुरुआत हुई। ठीक है, इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया, ये ट्रिक टाइप से है कि मैंने इस पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो ये हो गया अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों किया, पैसा बनाने के लिए, मनी बनाने के लिए, तो ये हो गया ये सेक्शन 69A। अब दो सेक्शन याद रखने हैं इसमें अनडिस्क्लोज सोर्सेज में, एक तो सेक्शन 68 और एक सेक्शन 69। 68 में तो पैसा आया, आया तो उसको मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया क्यों किया, उससे मनी बनाने के लिए। अब सब में अनएक्सप्लेन एक कॉमन बात है, कॉमन वर्ड है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, अपन को ध्यान रखना उसको कैसे याद कर सकते हैं। 68 में पैसा आया यानी कैश क्रेडिट हुआ, उसको मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट हो गया, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, वो क्यों किया मैंने, मनी बनाने के लिए किया, तो अनएक्सप्लेन्ड मनी हो गया। ठीक है, जो मनी मैं बना रहा हूं वो क्यों कैसे बना रहा हूं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके, आधी अधूरा इन्वेस्टमेंट की डिटेल देके, ठीक है, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, तो सेक्शन 69B क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज। ठीक है, उसके अलावा और क्या किया मैंने, कुछ खर्चे किए, कुछ खर्चे किए लेकिन वो मेरे पास में उसका क्या नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो हो गया मेरा सेक्शन 69C में। मैंने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसका वो नहीं किया, मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, कुछ खर्चा किया उसका भी मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, और खर्चों के लिए फिर मुझे क्या लेना पड़ा, खर्चा करने के बाद मुझे पैसों की क्या रही जरूरत पड़ी, तो मुझे अमाउंट क्या करना पड़ा, बोरो करना पड़ा। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले मेरे पास में कैश आया, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया किस लिए किया, मनी बनाने के लिए किया, पैसा बनाने के लिए मैंने किया। ठीक है, मनी से फिर पैसा मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मैं अधूरी इंफॉर्मेशन दूंगा या कम इंफॉर्मेशन दूंगा ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम्प्लीट, फिर इससे मैं क्या करूंगा, खर्चा करूंगा, एक्सपेंडिचर करूंगा, पैसा खर्च कर दिया तो अब क्या कहाँ से आएगा, बोरो करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा बोरो। बस, सेक्शन 68 मेरा कैश क्रेडिट, सेक्शन 69 मेरा इन्वेस्टमेंट, फिर मनी बनाऊंगा तो 69A, फिर जोड़ते चलो 69B, खर्चे का याद रखना सेक्शन 69C, और बोरो का याद रखना 69D। बस याद हो गया जी, कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपके लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि जरूर आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं।
चलिए, अब आता है हमारा अगला कि इसमें जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे आती है, कितनी जो इसकी डिटेल ये दे रखी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकम की डेफिनेशन क्या है, ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा ये काम की चीज़ें नहीं है जी। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। बस ये ध्यान रखना कि इनकम जो होती है, इनकम की जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में हमारे को इनकम की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में किसको डिफाइन किया गया है, इनकम को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में किसको डिफाइन किया गया है, असेसी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में किसको डिफाइन किया गया है, पर्सन को डिफाइन किया गया है। मैं याद करा दूंगा सब आपको। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में किसको डिफाइन किया गया है, असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 4 ये क्या होता है, हमारा बेसिक चार्जिंग सेक्शन। क्लियर है। चलिए जी, अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इससे पढ़ने से पहले हमारी जो इनकम से रिलेटेड जो कुछ बेसिक फंडामेंटल है उनको मैंने एक बार डिराइव करके लिख रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। इनकम मीन्स ए पीरियोडिक मॉनेटरी रिटर्न। इनकम क्या होती है, एक आपकी मंथली कुछ ऐसे मतलब पीरियोडिक चलती रहती है, यानी रेगुलर इनकम जो आपको मिलती रहती है, विच एक्रू और इज एक्सपेक्टेड टू एक्रू रेगुलरली फ्रॉम डिफाइनेड सोर्सेज। कुछ आपकी जैसे मेरे मान लो मैं जॉब करता हूँ तो वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मेरा एक डिफाइनेड सोर्स है, वहां से मुझे रेगुलर मंथली मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया। Income normally refers to revenue receipts and it means net receipt, not gross receipt. नेट रिसिप्ट क्या होती है, नेट रिसिप्ट होती है कि उस इनकम को कमाने के लिए आपने क्या खर्चा किया, उस खर्चे को लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है, दैट इज कॉल्ड नेट रिसिप्ट। इट इज टैक्सेबल आइदर ऑन रिसिप्ट और ड्यू बेसिस, या तो रिसीव बेसिस पे टैक्स करेंगे या ड्यू बेसिस पे टैक्स करेंगे। तो हम जब इनकम टैक्स के पांचों हेड को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पांचों हेड में अलग अलग नियम है। जैसे सैलरी है तो सैलरी का नियम है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, कैपिटल गेन में पढ़ेंगे कि सबका एक टैक्सेबल का एक बेस होता है। इनकम में भी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कैश में मिले, कुछ अदर एक्सचेंज में भी मिल सकता है, कुछ आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैलरी हेड में परक्यूसिट्स जो आपको मिलती है, अलाउंसेज आपको जो मिलते हैं, वो उनको हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। In case it is received in kind, the valuation shall be as per the prescribed rules और fair market value। अगर आपको कोई सुविधा मिली है, आपको जैसे मान लो मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैं सैलरीड एम्प्लॉय तो मुझे मोटर कार की फैसिलिटी मिली हुई है, तो मोटर कार उस फैसिलिटी की वैल्यू निकाली जाएगी कि इस एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से आपको एक मोटर कार की फैसिलिटी मिली हुई है, तो इस मोटर कार की फैसिलिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए इनकम टैक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम जो है वो कैश में भी हो सकती है, इन काइंड में भी हो सकती है, ठीक है। और जनरली नॉर्मली क्या होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट ही हमारी क्या होती है, इनकम होती है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी हमारी किस में आती है, कैपिटल गेन हेड में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जहां पर डिफाइन कर रखा है ऐसे तो कैपिटल रिसिप्ट को इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं करते जब तक कि उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर दिया जाता। और हमारा यहाँ पर कहाँ प्रिस्क्राइब कर रखा है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में प्रिस्क्राइब कर रखा है कहां पर, कैपिटल गेन हेड में, कैपिटल गेन हेड में, जहां पर हम सेक्शन 45 से, ठीक है, सेक्शन 45 से 55 तक अपन पूरा पढ़ेंगे इसको, कैपिटल गेन के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी 56। चलिए इसके बाद आता है इलीगल इनकम्स आर टैक्सेबल इन द सेम मैनर एज लीगल इनकम। मैंने आपको अभी बताया लीगल और इलीगल में हमारे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। इनकम मस्ट बी रियल और नॉट फिक्टिशियस। इनकम जो है वो आपकी आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक इनकम नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में रियल इनकम होनी चाहिए। इट मस्ट अराइज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, यानी खुद से आदमी खुद कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकता, कुछ आपका एक आउटसाइड सोर्स होना चाहिए जिससे आपकी इनकम आ रही है। The same income cannot be taxed twice unless otherwise provided in the law। दो बार इनकम टैक्सेबल नहीं हो सकती, यानी जैसे मैं कहूँ कि सैलरी जो है वो ड्यू बेसिस पे रिसीव मैंने टैक्सेबल कर दिया,
अब जब वो मिली तो फिर दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका ड्यू बेसिस पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया है। तो जो इनकम एक बार टैक्सेबल हो गई है, उसी इनकम को दो बार टैक्सेबल नहीं करेंगे। Disputed title to income will not withhold its taxability. It will taxable in the hands of recipient of income. मान लो किसी प्रॉपर्टी के किराए को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका जो डिस्प्यूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी टैक्सेबिलिटी को रोक दें। हम ऐसा नहीं है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, नहीं, टैक्स तो लगाएंगे, लेकिन किसके ऊपर लगाएंगे, हम देखेंगे कि वो अभी प्रेजेंट में जब तक ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता, तब तक ये रेंट कौन रिसीव कर रहा है, एक्चुअल में उस इनकम को कौन रिसीव कर रहा है। तो ध्यान रखना, डिस्प्यूटेड केसेज में किसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, रिसिपिएंट ऑफ इनकम के ऊपर आएगी। यानी जो बंदा हमारी इनकम को जो रिसीव कर रहा है, उस बंदे के ऊपर क्या आएगी, लायबिलिटी आएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। चलिए इसके बाद आता है हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 14। कौन बोलता है ये बात, सेक्शन 14 बोलता है। सेक्शन 14 कहता है कि इनकम जो टैक्सेबल होगी वो 5 हेड में टैक्सेबल होगी। 5 के अलावा छठा कोई हेड नहीं है जिसमें आप उस इनकम को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना पहले तो कि कौन से इसमें डिफाइन किया गया है, सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हेड होते हैं हमारे, 5 हेड होते हैं। पहला सैलरी हेड, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड, तीसरा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, सबसे बड़ा हेड माना जाता है पीजीबीपी। इसके बाद आता है कैपिटल गेन, फिर आता है हमारा अदर सोर्सेज। चलिए जी, तो सैलरी की बात करूं कि जो सैलरी सेक्शन है उसमें कौन कहां से कहां तक सेक्शन कवर है, सेक्शन 15 से लेकर 17 तक। 15 हमारा बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, 16 जो होता है डिडक्शन का होता है। सैलरी में डिडक्शन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 16 होता है। 17 जो होता है वो परक्यूसिट्स का होता है, सुविधाओं का होता है कि परक्यूसिट जो सुविधाएं जो आपको मिली है उसको कैसे टैक्सेबल करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से 27 तक अपन कवर करते हैं, ठीक है। तो 22 जो होता है, 22 जो होता है वो